So we were discussing about B lymphocytes and T lymphocytes and the mechanism of general immune system। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे APCs जो होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद वो इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ कराते हैं और टी हेल्पर सेल से है ना जनरल मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम का इंड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। सो आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स का एक्शन एंड टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बी लिम्फोसाइट्स की तरफ देखें तो अगर हमारे पास कोई सा भी एक एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूट फॉलो करता है। एक रूट जो कि ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी मैक्रोफेज के पास जाए, मैक्रोफेज इसको थोड़ा बहुत तोड़े, उसका कुछ पार्ट एक्सपोज कराए एमएससी के थ्रू, ठीक है, और फिर ये रिलीज़ कराए, ये एपीसी रिलीज़ कराए इंटरल्यूकिन 1, उसके बाद फिर टी हेल्पर सेल आए, टी हेल्पर सेल रिलीज़ कराए इंटरल्यूकिन 2, और फिर बी लिम्फोसाइट आके है ना इस एपीसीज के साथ दोबारा अटैच हो, दूसरे इन्फेक्टेड एपीसीज के साथ जाके अटैच हो और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करें। ये तो हो गया एक रूट। ठीक है, दूसरा रूट क्या है कि इसको बी लिम्फोसाइट्स को लाजमी नहीं है कि इनको एपीसीज की ज़रूरत हो, क्योंकि इनके पास अपनी एंटीबॉडीज़ हैं जिसके थ्रू ये एपीसीज जिसके थ्रू ये एंटीजन के साथ अटैच हो सकते हैं। तो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो रूट फॉलो करते हैं। एक तो पहले वो एपीसीज के थ्रू का रूट फॉलो करें, और दूसरा कि ये खुद डायरेक्ट एंटीजन के साथ अटैच हो जाएं। लेकिन ये जो डायरेक्ट जो एंटीजन के साथ अटैच हो जाने वाला प्रोसीजर है वो इतना क्विक नहीं होता, क्योंकि इनकी फर्दर जो इसको प्लाज्मा सेल्स के अंदर डिवाइड वगैरह होना है, इसके लिए फिर है ना एपीसी वाला रूट चाहिए, क्योंकि इनको डिवाइड होने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो है इंटरल्यूकिन 2, और वो इंटरल्यूकिन 2 कहाँ से आएगा? जब हमारे पास एपीसी वाला रूट एक्टिवेट हो जाएगा, जब टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 2 और रिलीज़ कर देगा, तब जाके ये जो है ना बी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीजन के साथ अटैच हुए हुए हैं, वो फिर है ना इन इंटरल्यूकिन 2 को रिसीव करके और ख़ुद प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे और प्लाज्मा सेल्स के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सेकंड रूट को पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि दोनों ही रूट इंपॉर्टेंट है। तो हम एक रूट कोई सा भी देख लेते हैं। सपोज करो हम सेकंड रूट देख रहे हैं कि एक एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो रहा है। अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर एंटीबॉडी जो है वो हमारा इस बी लिम्फोसाइट्स को क्या देगी कि है ना वो ऑर्डर देगी कि तुम अपना है ना तुम प्रोलिफरेट हो जाओ, प्रोलिफरेट होकर प्लाज्मा सेल बनाओ। और प्लाज्मा सेल जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल बी लिम्फोसाइट से थोड़ा सा डिफ़र करता है ना वे कि इसका साइज़ कुछ ज़्यादा इनलार्ज होता है, क्योंकि इसको अब प्रोड्यूस करनी होती है एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि प्लाज्मा सेल जो होता है वो हमारे पास फ़ौरन जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये पाँचों के पाँचों टाइप की एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना शुरू कर देगा। साथ साथ में हमारे पास कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास डिवाइड होकर बनाएंगे मेमोरी सेल्स, लेकिन वो मेमोरी सेल्स इस अभी जो पहला रिस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा। जब दोबारा कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसमें ये रैपिड एक्शन शो करेगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जो चीज़ समझने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी लिम्फोसाइट्स की कौन सी एंटीबॉडी ने पहले एंटीजन को डिटरमाइन किया। तो बी लिम्फोसाइट के ऊपर तो सारी एंटीबॉडीज़ होती वो बेसिकली, उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgM, और उसके बाद IgG भी लगी हुई होती है और IgD भी लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये तीनों हेल्प कराती हैं कि है ना ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन को पकड़ लेती हैं शुरू में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है IgM फर्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अब IgM जो होती है वो हमारे पास कंसर्न होती है विद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब IgM जो है वो उसको पकड़ लेगी, पहला जो एलर्जन आया होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और फिर प्लाज्मा सेल को बोलेगी कि तुम अपने आइसोटाइप्स रिलीज़ करो। चीज़ समझने की ये कि आइसोटाइप्स क्या होते हैं। आइसोटाइप्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि एंटीजन ही वो एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट टाइप्स जो कि हमारे पास है ना वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ वो हैवी चेन, जिनकी हमारे पास है ना वेरिएबल रीजन सेम हो। यानी कि वेरिएबल रीजन में क्या किया जाता है, लाइट चेन आ जाती है और हैवी चेन का अपर पार्ट, तो ये पार्ट सेम हो फॉर दैट स्पेसिफिक एंटीजन, और नीचे वाला पार्ट जो हो वो डिफरेंट करे, तो इसको हम कहते हैं आइसोटाइप्स। तो फिर हमारे पास प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो हमारे पास है ना एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। फॉर सपोज कि अभी कोई एलर्जन आया जिसका जो कि है ना स्पेसिफिक था फॉर एलर्जी। अब IgM ने उस एलर्जन वाले को पकड़ तो लिया, ठीक है, लेकिन अभी उसकी है ना उसको ये जो IgM ने जो पकड़ा है वो बी लिम्फोसाइट्स को बोलेगा कि तुम है ना प्लाज्मा सेल बनाओ, और प्लाज्मा सेल को ऑर्डर देगा कि सबसे ज़्यादा जो तुम्हारी आइसोटाइप्स इस प्रोसीजर ये जो मैंने एलर्जन
एलर्जन पकड़ा है उसको डील करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वो है IgE। तो तुम IgE रिलीज़ करो, तो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा सेल जो है वो अपनी आइसोटाइप IgE रिलीज़ करेगी। अब ये IgE जो है वो हमारे पास दो रूट को फॉलो करेगी, ये IgE भी जो है वो हमारे पास दो रूट फॉलो करेगी। अब दो रूट क्या है कि या तो वो अपना डायरेक्ट एक्शन शुरू करे और एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा कि भाई ये डायरेक्टली IgE जाएगी और जरा है ना उस एलर्जेंस को पकड़ेगी और उनके ऊपर है ना हमला कर देगी। हमला भी किस तरीके से करेगी कि पहले इसको है ना क्या करेगी कि इसको पहले पकड़ेगी, इस पकड़ने के एक्शन को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी कि उसको है ना या तो अब उसकी करेगी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो एलर्जन है इसके ऊपर से जो एपिटॉप है उसको रिमूव कर देगी, जो उसको जो हमें है ना जो पैथोजेनिसिटी करने वाला पार्ट था एपिटॉप उसको रिमूव कर दे, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। या तो फिर क्या करें कि ये एंटीबॉडीज़ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन होके और इन एंटीजेंस और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का क्लस्टर बना दे, जिसको हम कहते हैं कि अग्लूटिनेशन रिएक्शन कर दे। इससे क्या होगा कि फार स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि डायरेक्टली लाइसिस कर दे, डायरेक्टली इसको है ना अपने एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन की डायरेक्टली लाइसिस कर दे या इसकी है ना फैगोसाइटोसिस कर दे या इसको लाइसिस कर दे सर्टेन है ना अपने आप को एंटीजन एंटीबॉडी को लेके ये है ना मैक्रोफेज के पास चली जाए और मैक्रोफेज को बोले कि भाई इसकी है ना डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वो डायरेक्ट एक्शन, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। तो हम क्या रूट फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बड़ा ज़बरदस्त एक्शन होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मैंने भी बताया ये डायरेक्ट एक्शन था। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन में IgE जो है वो हमारे पास जैसे मैंने बताया कि लास्ट स्टेज में फैगोसाइटोसिस कराने के लिए ये हमारे पास मैक्रोफेज के ऊपर आई। इसी तरीके से किसी के ऊपर भी जाके लग सकती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल के ऊपर लग गई या है ना हिस्टामाइन के ऊपर लग गई, बेसोफिल के ऊपर लग गई ताकि वो हिस्टामाइन रिलीज़ करा दे। इजिनोफिल के ऊपर आके लगी ताकि वो पैरासाइटिक एक्शंस को है ना पैरासाइट्स को वो देख ले कि भाई अगर ये पैरासाइट है तो है ना वो पैरासाइटिक एक्शन शुरू कर दे, यानी कि पैरासाइट को डाइजेस्ट करने वाला एक्शन शुरू कर दे, ठीक है। तो ये किसी के ऊपर सेल के ऊपर भी जाके लग सकती है फॉर लाइसिस पर्पस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला इनडायरेक्ट मेथड वो मैं दूसरी ऑडियो में भेजता हूँ।